दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 2। आई होप कि आपने जितने भी टारगेट कल दिए गए थे वो वाले टारगेट कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को वो टारगेट ज़्यादा लगे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सिर्फ आज का टारगेट है। कल तो आ जाता है आप लोगों का सैटरडे, जिसमें आप लोगों का रिवीजन का दिन है, और उससे अगले दिन किस तरीके से रिवीजन करना है, संडे के दिन ओवरऑल चीज़ों का आप रिवीजन करोगे। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों को करना वही होता है कि जो 2 दिन में अभी पढ़ा गया, वैसे तो 4 दिन होते हैं, लेकिन जो 2 दिन में पढ़ा गया उस चीज़ को आप रिवाइज करना, और उसके बाद संडे के दिन ओवरऑल चीजें देख के जरूर जाना। और संडे की इवनिंग से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा टेस्ट देना है। तो ये बात तो रही पिछली। अब मैं बता देता हूं कि टारगेट का सबसे ज्यादा फायदा कौन बच्चे उठाने वाले हैं। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये करता हूं कि सारे के सारे मतलब अगला एनसीईआरटी का चैप्टर भी पढ़ लेता हूं, या ये वाला टारगेट तो कंप्लीट हो गया, अगले चैप्टर के भी एग्जांपल कर लेता हूं। मतलब ऐसा लगेगा कि यार एक साथ इतना सारा कर लो, इतनी चीजें कम, चीजें तो बहुत कम हो गया ये टारगेट, ये तो मैंने 2 घंटे में ही कर लिया। लेकिन आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को ये बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरीके से करना शुरू करोगे या एकदम से सारी चीजें करना पड़ोगे, देखो बूंद बूंद से तो सागर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक साथ सीढ़ी कूद के चढ़ना चाहो कि यहां वाली सीढ़ी कूद के वहां चढ़ जाऊंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए, और पता ही क्या होगा, जो ज्यादा पढ़ते हैं ना वो सिर्फ 2 या 4 दिन ही पढ़ पाते हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे ना वो आराम से टिकेंगे भी, और बड़े आराम से टारगेट भी कंप्लीट करते चलेंगे और सारी चीजें करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसके भरोसे बैठो, मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को कंप्लीट करने के बाद जब टाइम बचता है तब दूसरी चीजें करो। ऐसे नहीं है कि एक साथ, मैं कह रहा हूं दूसरी चीज पढ़ो। ये नहीं है कि आपको एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया, अरे कल टारगेट में आएगा ना सेकंड चैप्टर, फिर क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे कि अरे मेरा तो हो रखा है, मैं नहीं करता। ये वाली चीजें मत करना, अदरवाइज आप लोग सही से चीजों को समझ नहीं पाओगे। जितना टारगेट दिया जा रहा है, अगर इसे आप धीरे धीरे समझते हुए चलते गए तो बड़े आराम से चीजें कर लोगे। मैं एक बार और बता देता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि कौन सा चैप्टर कहां से करना है, आप यूट्यूब पे जाओ, डायरेक्ट डालो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। जिसका मन करे उसकी 1 घंटे की वीडियो देखो, उसके बाद आके अपनी बुक पढ़ो, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। सेम मैथ में करना है, नंबर सिस्टम देखना है, किसी की वीडियो देख लो नंबर सिस्टम की, उसके बाद आके पढ़ लो। मैंने जो नंबर सिस्टम की वीडियो प्रोवाइड कराई है वो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, बस मैंने तो ऐसे ही प्रोवाइड करा दी कि आप लोग कह रहे थे कि भैया थोड़ा समझा दो, मैं भी फ्री था, मैंने सोचा चलो भाई ऐसे ही समझा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि भाई बहुत अच्छे से मैंने चीजें कर दी हूं, लेकिन हाँ ये है कि आपके लिए ठीक ठाक है। बस ये है मेरा जो मकसद था, या अगर मैं चलता तो मैं सिर्फ आरएस अग्रवाल कंप्लीट कराता चलता। वैसे भी नंबर सिस्टम में इतना ज्यादा ट्रिकी कुछ नहीं था जो आप लोगों को समझाया जाता। आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि चैप्टर्स है हमारा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, इसके जो क्वेश्चन है बहुत मस्त होते हैं और बहुत ट्रिक से करने में मजा भी आता है। मतलब उन्हें शॉर्ट ट्रिक से ही करना, लॉन्ग मेथड से सिर्फ सीखना लॉन्ग मेथड को, उससे क्वेश्चन करने नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं आप कर भी नहीं पाओगे। बात करते हैं आज के टारगेट की। उससे पहले मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया कि टारगेट का फायदा सिर्फ वही बच्चे ले पाएंगे सबसे ज्यादा जो बच्चे नोटबुक बनाते चलेंगे, और जिन बच्चों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, मतलब वो टेस्ट देने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप टेस्ट के बहाने से पढ़ोगे तभी आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज आप लोग पूरे हफ्ते हो सकता है कि ना पढ़ो। सोचो, अब मान लो, देखो एक बात बताओ, एक बच्चे का टारगेट तो ये चल रहा है कि उस बच्चे को संडे को टेस्ट देना है, तो वो 4 दिन भी अच्छे से पढ़ता है, सैटरडे को भी रिवीजन करता है, संडे को भी रिवीजन करता है, तब वो टेस्ट देता है, फिर मंडे को वो एनालिसिस करता है। अब मान लो आपके पास टेस्ट सीरीज ही नहीं है, अब मान लो आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी टेस्ट सीरीज लो, अगर आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है तो आपने 3 दिन तो बर्बाद कर ही दिए। देखो भाई, मंगलवार से पढ़ोगे, चलो शुक्रवार तक आपने पढ़ लिया, फिर भी आप इतने मन से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है। इसीलिए छोटे छोटे लक्ष्य बना के पढ़ा जाता है। अब आपके पास एक लक्ष्य रहता है हर हफ्ते कि हाँ भाई मुझे 2 टेस्ट देने, 200 क्वेश्चन करने हैं, फिर उस 200 क्वेश्चन का आप एनालिसिस करते हो। तो आप खुद मान के चलो कि जो आपके साथ वाला बच्चा टेस्ट दे रहा है, मान लो आपका ही दोस्त है, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूं, आप लगातार टेस्ट दे रहे हो, तो आप क्या करते हो, उन 3 दिनों में पढ़ते भी अच्छे से हो, उसके बाद सैटरडे को रिवीजन भी अच्छे से करते हो, संडे को भी रिवीजन अच्छे से करते हो, और फिर एनालिसिस करते हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मुझसे आगे जाओगे। और मेरे 3 दिन करेंगे, एक तो मैं टारगेट में भी ऐसे ही कर दूंगा, अरे चलो छोड़ो यार, कौन कर रहा है, क्या जा रहा है। लेकिन जब आपके पास ये रहता है कि यार मेरे पिछली बार 60 मार्क्स आए थे, या मेरी इतनी रैंक आई थी, इस बार मुझे इंप्रूव करना है, जब आप डे बाय डे खुद को इंप्रूव करना चाहते हो, आपके सामने एक लक्ष्य रखा होता है, तो आप पढ़ भी पाते हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों के पास भी अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, इस समय शायद 14 महीने के लिए, अब तो पता नहीं मुझे है कि नहीं है, अगर नहीं भी है तो कल की बजाय बस कल पे मत टालो कि कल लूंगा, परसों लूंगा, तरसों।
ले लो जितना जल्दी पॉसिबल हो। और बुक्स जो है कोई भी बच्चा पीडीएफ से ना पढ़े, बस मैं पीडीएफ तो इसलिए प्रोवाइड करवा देता हूं कि किसी बच्चे के पास ना मिल रही हो तो, अदरवाइज बिना पीडीएफ के आप पढ़ोगे तो आप अपना नुकसान करोगे और बहुत बड़ा नुकसान कर लोगे। इसलिए और एक चीज और, अगर आपके पास बुक है तब भी आपको लिखना जरूर है। जो चीजें मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं ये कम से कम जरूर लिखना है। ये आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स होंगे और आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। अदरवाइज होगा क्या, आप बुक पढ़ोगे और बार बार जब बुक खोलोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो आता है, लेकिन आता कुछ नहीं होगा और वो एक लिमिटेड सेक्शन में नहीं जाएगा। जबकि आप जब खुद अपनी तरफ लिख लेते हो तो एक कुछ चीजों की लिमिट बन जाती है कि यार ये वाली चीजें मैंने कर ली, ये वाली चीजें अभी रह गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को नोटबुक जरूर बनानी है। और जो बच्चे एनालिसिस नहीं करेंगे, मतलब टेस्ट देने के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो आप अपना ये मत समझना कि आपके मार्क्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगा ही प्लेलिस्ट देखने के बाद, लेकिन इतना इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। टारगेट पूरा करने का हाँ फायदा होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। वही कि 60% भी फायदा नहीं मिलने वाला है आप लोगों को। लेकिन जो बच्चे पूरी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उस नोटबुक को बार बार याद करेंगे। एक चीज और याद रखना, स्टैटिक जीके की जो चीजें हैं या बायोलॉजी की जो चीजें हैं जो मैं आपको याद करने देता हूं, तो आप ये विश्वास मानो कि वो चीजें ऐसी हैं जो आप जब तक उन्हें बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी याद नहीं होंगी। इसलिए नेक्स्ट डे का टारगेट कंप्लीट करने से पहले, मतलब जब आप नेक्स्ट डे पे चलना शुरू करो उससे पहले भगवान का नाम लेके आप अपनी जो पुरानी चीजें हैं, जितनी भी चीजें, उन्हें एक बार जरूर से जरूर ऐसी देख लिया करो कि अच्छा ये था, चलो ये था, हाँ ये जनवरी के ये डेट है, डेज थे, ये था। मतलब जितनी चीजें पुरानी कराई जा रही हैं उस चीज को जरूर से जरूर रिवाइज करते चलो। ये भरोसे नहीं रहना कि हाँ सैटरडे को तो रिवाइज करूंगा। सैटरडे को करोगे, लेकिन एक बार अगर 5 मिनट में देख लोगे कि अच्छा ये पढ़ाया था कल, हाँ ठीक है, मतलब इस तरीके से जरूर देख लो आप। 5 से 7 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टारगेट पे तब बढ़ो जब आप पीछे की चीजें कर लो। ऐसा ना हो कि आज का टारगेट कर लिया, फिर हम कल का कर रहे हैं, परसों का कर रहे हैं, तरसों का कर रहे हैं और पुरानी चीजें भूलते जा रहे हैं। ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है। बस मैं वही कहूंगा। और एक चीज और, जब टारगेट लिखते हो, टारगेट लिखने के बाद जब अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करोगे ना, तो पहली बार में लिखना शुरू मत कर देना। पहले रफ में 2-3 बार लिख लेना उन चीजों को। जैसे जनवरी के 4 इंपॉर्टेंट डेज है मान लो, तो उन्हें 4-5 बार अपनी नोटबुक में लिख लेना रफ में। जब वो याद हो जाए आपको, फिर आप अपने नोट्स में लिखना अपने हिसाब से, तो आपको याद रह जाएगा वो, ठीक है। और जब आप रफ में कुछ चीजें करते हो ना, तो आपके दिमाग में कुछ ट्रिक्स वगैरह बनती हैं खुद से कि इसको इससे लिंकेज कर लो, 12 अगस्त को इससे ये लिंकेज कर लो, इसको इससे लिंकेज कर लो। तो जब आपके अंदर दिमाग में लिंकेज मेथड बन जाते हैं तो फिर आप लिखते हैं तो आपको ज्यादा याद रहता है। ये सारी चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी। अब टारगेट सुनो। टारगेट्स जो हैं मैथ्स में, आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 HCF एंड LCM, बहुत इजी चैप्टर है। मतलब इसमें इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला चैप्टर तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा था। और मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर देता नहीं क्योंकि पहला चैप्टर भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आपको सैटरडे रिवीजन के लिए मिल रहा है पूरा, और संडे भी रिवीजन के लिए मिल रहा है। तो 4 दिनों का रिवीजन करना होता है सैटरडे में, तो आपके पास तो सिर्फ 2 ही दिन है, तो कम से कम 2 चैप्टर तो रिवाइज कर ही लो। इसीलिए मैंने दिया है, अदरवाइज मैं आधा चैप्टर देने वाला था, पूरा चैप्टर नहीं देता। तो HCF एंड LCM को आप कवर करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा है, बहुत अच्छा है। इसमें कोई ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेता है कि एक कमरे की डायमेंशंस दे देगा, उसमें पूछेगा कि टाइल्स कितनी लगेंगी, या उस कमरे का विकर्ण पूछेगा आपसे, डायगोनल वगैरह। तो ये वाले क्वेश्चन आपको आने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब LCM क्या है, या फिर HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकाला जाता है, कैसे होता है, कहाँ पे इनका यूज होता है। ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगी तो जरूर से जरूर बताना, आगे हो सकता है अगर टाइम मिला तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। और ये जरूर देख के जाना कि जो भिन्नें होती हैं, मतलब जो फ्रैक्शन होते हैं, उनका निकालने का क्या सूत्र है। तो बस इसमें याद रखने का कुछ नहीं है। अगर फ्रैक्शन का आपको HCF निकालना है तो ऊपर वो चीज होती है जो चीज निकालनी होती है। जैसे फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली चीजों का HCF और नीचे वाली चीजों का LCM निकालना होता है। जैसे ऊपर अंशों का HCF लिख दोगे, नीचे हरों का LCM लिख दोगे। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को उसमें करना है कि अगर LCM निकलवाएगा तो ऊपर अंशों का LCM और नीचे HCF, ठीक है। तो बस इतना आप लोगों को करना है, इसके एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप लोगों के टारगेट हैं साइंस में क्लास 9th की NCERT चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये हाफ चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैं देख लेता हूं 1 मिनट। तो गाइज इसके अंदर जो चीज़ें आएंगी, देखो जैसे ये वाला चैप्टर है तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं
कि एक तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ठीक है, और आयोडीन और अल्कोहल का विलयन जिसे टिंक्चर आयोडीन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टिंक्चर आयोडीन क्या होती है, तो यहां से आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज है, बिस्मांगी और समांगी मिश्रण क्या होते हैं, निलंबन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें मार्क की गई हैं यहाँ पे, वो चीजें जरूर से जरूर पता होनी चाहिए। इसमें कई बार पूछा जाता है द्रव का द्रव में मिश्रण, इमल्सन या पायस के बारे में पूछा जाता है, एरोसोल धुएं के बारे में पूछा जाता है, कोहरे के बारे में पूछा जाता है कि कोहरा किस तरह का मिश्रण है, ठोस का गैस में है, द्रव का गैस में है, किस तरह से है, ये वाली चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आप लोगों को जो चैप्टर कंप्लीट करना है वो सिर्फ और सिर्फ यहां तक कंप्लीट करना है, ठीक है। आप इससे ज्यादा कंप्लीट ना करें, सिर्फ यहां तक कंप्लीट करेंगे, यहां तक कंप्लीट करें। सिर्फ ये है पेज नंबर 21 तक आधा चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अगला चैप्टर जो है आधा वो कल कंप्लीट होगा। सॉरी, यहां तक नहीं, यहां तक करना है। नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करना है, इसके बाद मैं चैप्टर भूल गया था, ये 2.36 तक, यहां तक आप लोगों को ये कंप्लीट करना है चैप्टर। तो ये वाली चीजें हो जाएंगी। इसके बाद आप लोगों का आ गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने उसमें बता दी हैं क्या है। कई बार बस यही पूछता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसमें इमल्सनी, ठीक है, कि किस चीज का मिश्रण है वो। रीजनिंग और स्टैटिक में, रीजनिंग में आप लोगों को नंबर सीरीज करनी है। नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं इन सारी चीजों का रिवीजन जरूर से जरूर करते चलना। अगर आप रिवीजन करते चलोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया और इस चीज को मजाक में लिया तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या हालात हो जाएंगे। फिर वही चीज हो जाएगी कि आपके बराबर ये वाले भी बंदे आ जाएंगे पीछे वाले, तो आपका और उनका कोई फायदा तो होना चाहिए। मतलब आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो आपका तभी तो फायदा होगा जब आप उस चीज को रिवाइज करोगे, उससे आगे तभी तो बढ़ोगे। उसने पहली बार में एक बार पढ़ा है, आपने कितनी बार पढ़ लिया, वो चीज 2 से 3 बार पढ़ ली, तो आपको ज्यादा याद रहना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न यंत्रों में ऊर्जा का स्थानांतरण, ये दिखाया गया है कि कौन सा उपकरण, जैसे जनरेटर है तो वो कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, जैसे विद्युत मोटर है तो वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में चेंज करती है, इलेक्ट्रिक बल्ब है किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई विद्युत मोटर बताओ, तो देखो इतनी टेंशन होनी नहीं चाहिए। आपकी मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है, किस चीज में चेंज कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में काम करके दे रही है ना आपको वो, लेकिन चल किससे रही है, इलेक्ट्रिक से। इसी तरीके से जनरेटर क्या है, चल तो वो मैकेनिकल एनर्जी से रहा है, लेकिन आपको जनरेट क्या करके दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। तो बस इसी तरीके से आप लोग अगर बल्ब की बात करें तो क्या कर रहा है वो, आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, प्रकाश एनर्जी में चेंज करके दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेल का क्या काम है, केमिकल एनर्जी को किस चीज में चेंज कर रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जरूर से जरूर, और आप लोग जरूर से जरूर इस चीज को करेंगे। इसके अलावा चिकित्सा उपकरण में 2 से 3 चीजें दे रखी हैं। ईसीजी पता होना चाहिए, ठीक है, उसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, और ईईजी पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए अल्ट्रासाउंड क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये चीजें होनी चाहिए। आपके टारगेट हो गए खत्म। अब मैं बात करता हूं हमारे पुराने स्टूडेंट्स के बारे में। तो आप लोगों से सबसे पहले हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगा कि जितने टारगेट्स इनके बताए जा रहे हैं ये सारे टारगेट जरूर से जरूर कंप्लीट करना, अदरवाइज आप लोग धोखा करोगे अपने साथ। मैथ्स में आपको कोई भी नया टारगेट नहीं है। मिक्सचर और HCF एलसीएम जो इनका वाला टारगेट दिया गया है, इसके सारे एग्जाम्पल करने हैं, और जो टेस्ट सीरीज में अब तक क्वेश्चन गलत हुए हैं इस चैप्टर से, वो वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर करने हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं आपको, ठीक है। रीजनिंग में कंप्लीटेशन ऑफ फिगर, जैसे आता है फिगर होती है कोई, उसके 3 पार्ट दे देता है, चौथा पार्ट आपको लगाना होता है, वो वाली चीज आपको जरूर से जरूर करनी है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा मटेरियल। स्टैटिक जीके में आपको नीति आयोग करना है। नीति आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जीएसटी इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से नीति आयोग भले ही 2015 में गठित हुआ, जैसे जीएसटी 2017 में आया, लेकिन अभी तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और वो पूछा ही जाएगा, ठीक है। और आपके लिए अक्टूबर की इंपॉर्टेंट डेट्स। तो मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि जिस भी बच्चे के पास टेस्ट सीरीज और बुक्स नहीं है, भाई आप बुक ले लो, क्योंकि देखो अगर आप मार्क कर करके नहीं पढ़ोगे ना, देख रहे हो यहां देखो ये नीति आयोग है, देखो इस चीज को ऐसे मार्क करके पढ़ा जाता है, तो यहां पे तो मार्क कर लिया, लेकिन अगर किसी के पास ये बुक भी है ना, तब भी आप उसे नोटबुक में जरूर से जरूर लिखेंगे। अपनी नोटबुक में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक अलग लिमिटेड सेक्शन आ जाएगा कि हाँ यार मेरी ये लिमिट है, ये वाली चीजें मैं कर चुका हूं, ये वाली चीजें मुझे करनी है, ठीक है। तो आपको
नोटबुक जरूर बनानी है, टेस्ट सीरीज हर बच्चे के पास होनी चाहिए। और अगर आप GSP 10 यूज करते हो तो आपको सारी चीजों का बेनिफिट मिलेगा। 1 महीना जम के तैयारी कर लो, उसके बाद हो सकता है कि दिसंबर में आप लोगों के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाए। जम के 1 महीने में ऐसी तैयारी हो जानी चाहिए, जो बच्चे इस टाइम 45-50 पे 70 पे दिखने चाहिए मुझे बच्चे। और टारगेट कंप्लीट करते चलोगे तो कोई रोक नहीं सकता है आपको ये सब करने से। और टेस्ट देने से पहले सब लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं मैं बार बार कि भैया प्लीज प्लेलिस्ट देख लो, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। यहां मैं बार बार क्या क्या बताऊं प्लेलिस्ट में, इसीलिए बता दिया गया सब कुछ। आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आप टेस्ट भी बहुत अच्छे से दोगे। जो बच्चे भी टेस्ट देने वाले हैं उस वीडियो को देखने के बाद ही टेस्ट दें, अदरवाइज टेस्ट देने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर लेना। GSP 10 यूज करोगे तो आप लोगों को बेनिफिट होगा। 280 रुपए में 1 साल के लिए मिल जाएगा, बहुत बड़ी बात है, या 14 महीने के लिए मिल जाएगा। और उसके साथ साथ हमारे टेस्टों का फायदा तो आपको मिलने वाला है आगे। ठीक है, फिर टेक केयर।